जब हम फूल के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर मन में क्या आता है? शायद सुंदरता, रंग, खुशबू, या किसी को देने का एक तोहफा। हाँ बिल्कुल। लेकिन इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि हम फूल के असली मकसद को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, ये तो प्रकृति की सबसे जटिल और हाईटेक मशीनों में से एक हैं, जिनका बस एक ही मकसद है, जीवन को आगे बढ़ाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फूल असल में एक बहुत ही एडवांस्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और आज हम इसी सिस्टम के कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। अच्छा। हम बात करेंगे पुष्पी पादपों यानी आवृत बीजियों में लैंगिक प्रजनन की, पर हमारा ध्यान रहेगा उस हिस्से पर जो सबसे दिलचस्प है, फर्टिलाइजेशन से ठीक पहले होने वाली तैयारियों पर। हाँ, मतलब असली एक्शन शुरू होने से पहले की पूरी स्ट्रैटेजी और तैयारी। और इन स्रोतों में कुछ कमाल की बातें भी हैं। जैसे मुझे पढ़कर हैरानी हुई कि दुनिया में एक ऐसा जैविक पदार्थ है जिसे आज तक कोई एंजाइम गला नहीं पाया, कोई एसिड नष्ट नहीं कर सका। सही। और ये भी कि परागकण जो जीवन की शुरुआत है, कैसे कुछ लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर सकता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं नर पक्ष से। ठीक है। तो फूल का जो नर जनन अंग है उसे पुमंग कहते हैं और उसकी इकाई है पुंकेसर। शुरुआत में इसका चित्र देखा तो ये एक पतले डंठल जैसा लगा, जिसके ऊपर एक छोटी सी संरचना है। ये देखने में तो काफी सीधा साधा लगता है। देखने में सीधा साधा है पर काम में बहुत जटिल है। उस पतले डंडल को तंतु कहते हैं और उसका काम बस इतना है कि वो ऊपरी हिस्से यानी परागकोश को सही पोजीशन में रखे ताकि परागकण आसानी से फैल सकें। हाँ, ताकि वो हवा या कीटों तक आसानी से पहुंच सके। असली कारखाना तो वो परागकोश यानी एंथरी है। ज्यादातर पौधों में ये द्विपालित होता है, मतलब इसमें 2 लोब होते हैं और हर लोब में 2 चैम्बर, मतलब कुल मिला के 4 चैम्बर हो गए। बिल्कुल। जब मैंने स्रोत में परागकोश का क्रॉस सेक्शन देखा तो वो किसी किले जैसा लगा जिसमें कई परतें थीं। ये सिर्फ एक थैली तो नहीं है। बहुत अच्छी उपमा है। ये सच में एक किले जैसा ही है जिसका हर हिस्सा एक खास काम के लिए बना है। तो ये सारी परतें सिर्फ सुरक्षा के लिए हैं? सुरक्षा तो है ही, पर वो भी सिर्फ आधा काम है। इसकी जो सबसे बाहरी 3 परतें हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मध्य परत, ये मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। लेकिन जब अंदर परागकण तैयार हो जाते हैं तो यही परतें सूखकर परागकोश को फटने में मदद करती हैं ताकि परागकण बाहर निकल सकें। अच्छा, तो ये दरवाजे खोलने का काम भी करती हैं। और सबसे अंदर की परत, स्रोतों में उसका खास जिक्र है टेपेटियम। उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? टेपेटम को आप विकास कर रहे परागकणों की नर्सरी या पोषण सप्लाई लाइन कह सकती हैं। नर्सरी? हाँ, ये सबसे अंदरूनी परत है और इसका एक ही काम है, अंदर बन रहे परागकणों को भरपूर खाना देना। इसकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं, उनका जीव द्रव्य बहुत सघन होता है और अक्सर उनमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। एक से ज्यादा केंद्रक? ऐसा क्यों? ये इस बात का सबूत है कि वो कितनी मेहनत कर रही हैं, जैसे कोई फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही हो अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए। कमाल है। तो इस सुरक्षित किले के अंदर जिसे टेपेटम से लगातार खाना मिल रहा है, वो चीज बनती है जिसे हम परागकण कहते हैं। मैं तो अब तक इसे बस धूल का एक कण समझता था। ये उससे कहीं ज्यादा है। परागकण असल में नर युग्मकोद्भव है, एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकाई जिसके अंदर नर युग्मक होते हैं या बनने वाले होते हैं। इसकी बनावट प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी बाहरी परत के बारे में बताइए। वो स्पोरोपोलिनिन। हाँ, बाह्य चोल, वो स्पोरोपोलिनिन नाम के पदार्थ से बनी होती है। यही वो पदार्थ है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, है ना? जो लगभग अविनाशी है। बिल्कुल, ये अब तक का ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। सोचिए, एक परागकण को हवा, पानी, धूप, जानवरों के पेट का एसिड, न जाने किन किन मुश्किलों से गुजरना है। सही बात है। स्पोरोपोलिनिन वो कवच है जो ये पक्का करता है कि अंदर की आनुवंशिक जानकारी हर हाल में सुरक्षित रहे। इसे तेज तापमान, शक्तिशाली अम्ल या क्षार कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। अविश्वसनीय। मतलब ये लगभग अमर है। तो जो हमें हजारों साल पुराने परागकण जीवाश्म के रूप में मिलते हैं, वो इसी की वजह से है। हाँ बिल्कुल, ये हजारों साल तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन ये कवच पूरी तरह से बंद नहीं होता। अच्छा। इस पर कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। यहीं से बाद में पराग नली बाहर निकलती है।
और इस कठोर परत के नीचे एक पतली लचीली आंतरिक परत होती है, अंतःचौल। ठीक है, तो इस आर्मर्ड गाड़ी के अंदर क्या है? इसका इंजन और ड्राइवर कौन है? बहुत बढ़िया सवाल। जब परागकण परिपक्व होता है तो उसके अंदर आमतौर पर 2 कोशिकाएं होती हैं। एक बड़ी कोशिका है कायिक कोशिका। ये गाड़ी का पावर सप्लाई या पेंट्री है। इसमें भरपूर खाना होता है जो यात्रा के दौरान ऊर्जा देगा। और दूसरी एक छोटी कोशिका है जनन कोशिका, जो इसी बड़ी कोशिका के जीवद्रव्य में तैरती रहती है। तो असली पैसेंजर यही है? हाँ, यही वो कोशिका है जिससे आगे चलकर 2 नर युग्मक बनेंगे। तो ज्यादातर पौधों में परागण इसी 2 कोशिकीय अवस्था में अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। हाँ, लगभग 60% से ज्यादा पौधों में ऐसा ही होता है। परागकण फूल से झड़ता है और फिर वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जनन कोशिका विभाजित होती है। और बाकी के 40%? बाकी पौधों में ये विभाजन पहले ही हो जाता है और परागकण 3 कोशिकीय अवस्था में झड़ता है, जिसमें एक कायिक कोशिका और 2 नर युग्मक पहले से ही तैयार होते हैं, एक तरह से मिशन रेडी स्टेट में। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात ने मुझे बहुत चौंकाया। हम परागण को जीवन की शुरुआत का प्रतीक मान रहे हैं, लेकिन उन्हीं स्रोतों में इसका एक अंधेरा पहलू भी दिखाया गया है, एलर्जी का। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पहलू है। ये विरोधाभास थोड़ा हैरान करने वाला है। देखिए, परागकण बहुत छोटे और हल्के होते हैं, इसलिए हवा में आसानी से फैल जाते हैं। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इन हानिरहित परागकणों को गलती से एक खतरा समझ लेता है और एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू कर देता है। हाँ, जिससे सांस की तकलीफ, दमा और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। स्रोत में पार्थीनियम या गाजर घास का उदाहरण दिया गया है। ये क्या कहानी है? पार्थीनियम भारत का पौधा नहीं है। ये तब आया जब भारत ने बाहर से गेहूं आयात किया। उस गेहूं के साथ ये खरपतवार के रूप में यहाँ आ गया। अच्छा, घुसपैठिया है। बिल्कुल। और यहाँ का वातावरण इसके लिए बहुत अच्छा था और ये तेजी से पूरे देश में फैल गया। इसके परागकण एलर्जी पैदा करने के लिए कुख्यात हैं। और आज ये भारत में परागकण एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, ये दिखाता है कि पारिस्थितिकी में एक छोटा सा बदलाव भी जन स्वास्थ्य पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। एक तरफ जहरीला एलर्जन और दूसरी तरफ स्रोतों में से सुपरफूड भी कहा गया है। ये कैसे संभव है? ये परागकण के दोहरे चरित्र का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि परागकणों को एक नए जीवन की शुरुआत करनी होती है। तो प्रकृति उन्हें पोषक तत्वों से भर देती है। खचाखच भर देती है। इनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ होता है। इसी वजह से पश्चिमी देशों में इनका चलन आहार संपूरकों के रूप में बहुत बढ़ा है। पराग गोलियां और सिरप बाजार में मिलते हैं। और ये दावे भी किए जाते हैं कि इनके सेवन से प्रदर्शन बेहतर होता है। हाँ, ये दावे हैं कि एथलीट और धावक घोड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने में ये मदद करते हैं। इस पर वैज्ञानिक बहस जारी है, लेकिन ये पोषक तत्वों का पावर हाउस है, ये बात तय है। इनकी जिंदगी भी कितनी अलग अलग होती है। स्रोत बताते हैं कि धान और गेहूं में परागकण सिर्फ 30 मिनट तक ही जीवित रहते हैं। सिर्फ 30 मिनट? ये कमाल की बात है। मतलब सब कुछ टाइमिंग का खेल है। बिल्कुल, एक बहुत ही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सिस्टम है। अगर उस आधे घंटे में परागकण सही जगह नहीं पहुंचा तो वो बेकार हो गया। वहीं दूसरी तरफ गुलाब और आलू के परागकण महीनों तक इंतजार कर सकते हैं। हाँ, और तकनीक ने हमें इस इंतजार को और भी लंबा करने की शक्ति दे दी है। आप पॉलन बैंकिंग की बात कर रही हैं? हाँ, पराग भंडारण। हम परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर कई सालों तक संग्रहित कर सकते हैं। ये हमारी कृषि के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने नर पक्ष की बात की, जहां लाखों करोड़ों परागकण एक तरह की शॉटगन अप्रोच के साथ भेजे जाते हैं। ये सुन के सवाल उठता है कि मादा पक्ष में क्या होता है? क्या वहां भी ऐसी ही तैयारी होती है? नहीं, यहाँ प्रकृति एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा केंद्रित रणनीति अपनाती है। अच्छा। फूल का मादा जनन अंग जायांग या स्त्री केसर कहलाता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा है वर्तिकाग्र, जो परागकणों के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। एक तरह का बायोकेमिकल चेकिंग पॉइंट जो पहचानता है कि सही परागकण आया है या नहीं। आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। यह अक्सर चिपचिपा या रोईंदार होता है ताकि सही परागकण उस पर चिपक सकें। और इसके नीचे? इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म के नीचे एक लंबी पतली ट्यूब होती है जिसे वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे का फूला हुआ हिस्सा है अंडाशय। यही वो सुरक्षित कक्ष है जिसके अंदर बीजांड या ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। और यही बीजांड आगे चलकर बीज बनता है ना? सही। ये बीजांड एक छोटे डंठल यानी बीजांड वृंत
के जरिए अंडाशय के अंदर अपरा या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। बीजांड खुद 1 या 2 सुरक्षात्मक परतों से ढका होता है, जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। ये परतें उसे लगभग पूरी तरह से ढक लेती हैं, बस सिरे पर एक छोटा सा छेद छोड़ देती हैं। बीजांड द्वार। हाँ, बीजांड द्वार। ज्यादातर मामलों में परागनली यहीं से अंदर जाती है। और इन सभी आवरणों के अंदर क्या होता है? इनके अंदर कोशिकाओं का एक समूह होता है, बीजांडकाय। यह भी एक पोषण देने वाला ऊतक है, ठीक टैपेटम की तरह। और इसी के केंद्र में स्थित होता है पूरी कहानी का दूसरा मुख्य किरदार, भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसैक, यानी मादा युग्मकोद्भव। ठीक है, तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां मादा युग्मक बनता है। नर पक्ष में लाखों परागण बन रहे थे। क्या यहाँ भी ऐसा ही होता है? यहीं पर प्रकृति की रणनीति पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर जोर है। मतलब? इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांडकाय के अंदर सिर्फ एक कोशिका, जिसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के लिए चुनी जाती है। सिर्फ एक? लाखों में से। हाँ, सिर्फ एक। ये अकेली कोशिका विभाजन करके 4 गुरु बीजाणु बनाती है। अब तर्क तो ये कहता है कि चारों को विकसित होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, ज्यादातर पुष्पी पादपों में उन 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही क्रियाशील रहता है और आगे विकसित होता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है कि प्रकृति 3/4 कोशिकाओं को नष्ट कर रही है, लेकिन असल में यह संसाधनों के प्रबंधन की एक शानदार रणनीति है। मतलब सारी ऊर्जा और पोषण को एक ही जगह केंद्रित करना, ताकि उसके सफल होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो। बिल्कुल। प्रकृति उन 3 नष्ट हो रही कोशिकाओं का पोषण भी उस एक चुनी हुई कोशिका को दे देती है। ये एक ऑल इन बेट लगाने जैसा है। ये तो कमाल की बात है। तो ये एक अकेला क्रियाशील गुरु बीजाणु फिर क्या बनता है? यही एक कोशिका विकसित होकर पूरा का पूरा भ्रूणकोश बनाती है। ये प्रक्रिया भी अनोखी है। इस अकेली कोशिका का केंद्रक 3 बार समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है। तो एक केंद्रक से 2, 2 से 4 और 4 से 8 केंद्रक बन जाते हैं। और ये सब एक ही कोशिका के अंदर होता है। 8 केंद्रक एक ही कोशिका में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कोशिका भित्तियां बननी शुरू होती हैं और ये 8 केंद्रक एक बहुत ही खास तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। नतीजा एक ऐसी संरचना है जो 7 कोशिकीय लेकिन 8 केंद्रकीय होती है। 1 मिनट, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक, ये गणित थोड़ा उलझा रहा है। इसे ऐसे समझिए, 8 में से 3 केंद्रक बीजांड द्वार वाले सिरे पर जाते हैं और कोशिका बना लेते हैं। बीच वाली अंड कोशिका और अगर बगल वाली 2 सहायक कोशिकाएं। ठीक है, 3 हो गए। 3 केंद्रक विपरीत सिरे यानी निभाग की ओर जाते हैं और 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं बनाते हैं। तो 3 और 3 6 कोशिकाएं हो गई। और बचे हुए 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी केंद्रीय कोशिका के अंदर रहते हैं लेकिन आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो कोशिका एक ही है लेकिन केंद्रक 2 हैं। अच्छा, और समझा। तो इसलिए कुल मिलाकर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। ये तो एक बहुत ही सधी हुई और जटिल तैयारी है। बिल्कुल। हर कोशिका की अपनी एक तय जगह और एक तय भूमिका है और ये पूरी संरचना दोहरे निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एक परफेक्ट स्टेज की तरह तैयार की गई है। आज की चर्चा से ये बात तो साफ हो गई कि फूल का प्रजनन सिर्फ पराग का वर्तिकाग्र तक पहुंचना नहीं है। इसके पीछे एक जबरदस्त कोशिकीय और आणविक ड्रामा चल रहा है। सही बात है। वो स्पोरोपोलिनिन का अभेद्य कवच, परागकण का वो दोहरा चरित्र और मादा प्रजनन की वो केंद्रित रणनीति, ये सब कमाल का है। ये सारी निषेचन पूर्व घटनाएं प्रकृति के सबसे सुनियोजित कार्यक्रमों में से एक हैं। ये पक्का करती हैं कि जब निषेचन का वो क्षण आए तो नर और मादा युग्मक पूरी तरह से तैयार हों। इसी जटिल नृत्य का अंतिम परिणाम वे फल और बीज हैं जिन पर हम सब निर्भर हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक अंतिम विचार मन में आ रहा है। स्रोत में ये उल्लेख है कि परागकण को पोषण देने वाली टैपेटम की कोशिकाएं कभी-कभी बहुकेंद्रकी हो जाती हैं, जो आपने बताया कि अत्यधिक कोशिकीय गतिविधि का संकेत है। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। पौधों के प्रजनन की इस सूक्ष्म दुनिया में अगली पीढ़ी के निर्माण की संभावना को अधिकतम करने के लिए प्रकृति ने और कौन सी ऐसी अद्भुत कोशिकीय रणनीतियां और शॉर्टकट विकसित किए होंगे
जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। शायद एक कोशिका के अंदर कई केंद्रक बनाना उनमें से सिर्फ एक तरकीब हो। बिल्कुल। और इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि पौधों के नर और मादा युग्मक यानी मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो फिर वो मिलते कैसे हैं? इसी समस्या को सुलझाने के लिए पौधों ने एक कमाल का सिस्टम बनाया है जिसे हम परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अच्छा, तो परागण की सीधी सादी परिभाषा तो यही है कि पराग कणों का फूल के नर हिस्से यानी परागकोश से निकलकर मादा हिस्से यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। हाँ, लेकिन ये उतना सीधा नहीं है। असल में ये पौधों की दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक गेम है और इस गेम को समझने के लिए हम इसे 3 अलग-अलग रणनीतियों में बांट सकते हैं इस आधार पर कि पराग आग कहां से रहा है। पहली और सबसे सेफ रणनीति है स्वयुग्मन या ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब ऑटो यानी खुद से, तो ये हुआ कि एक ही फूल के अंदर सारा काम हो गया। एकदम सही। अपने ही पराग से अपने ही वर्तिकाग्र पर। बिल्कुल, ये एक सेफ बेट है, कम जोखिम, गारंटीड रिटर्न। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या है। इसके सफल होने के लिए फूल के अंदर कमाल की टाइमिंग और केमिस्ट्री चाहिए। पराग के निकलने का समय और वर्तिकाग्र के उसे रिसीव करने का समय, दोनों में परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और कुछ पौधे तो सेफ बेट को खेलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। मैंने पढ़ा कि कोमेलिना जैसे कुछ पौधे तो 2 तरह के फूल बनाते हैं, जैसे उनके पास कोई प्लान बी हो। बिल्कुल, ये बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी है। एक तो होते हैं सामान्य फूल, जिन्हें उन्मीले परागनी या चैस्मोगेमस कहते हैं। ये दुनिया के लिए खुले होते हैं, किसी भी परागणकर्ता का स्वागत करते हैं। और दूसरा है उनका सीक्रेट हथियार, अनुन्मील्य परागणी या क्लिस्टोगैमस फूल। हाँ, ये तो कभी खिलते ही नहीं, हमेशा एक बंद कली की तरह रहते हैं। हाँ, ये फूल पौधे का इंश्योरेंस प्लान है। ये हमेशा बंद रहते हैं, इसलिए बाहर से किसी पराग के आने का कोई चांस ही नहीं है। अंदर ही अंदर परागकोश फटता है और पराग सीधे वर्तिकाग्र पर गिर जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन 100% पक्का। अच्छा, मतलब चाहे बाहर दुनिया में कुछ भी हो, अगली पीढ़ी तो आएगी आएगी। वाह, ये तो कमाल की बैकअप योजना है। तो ये हुई पहली रणनीति। दूसरी क्या है? दूसरी रणनीति थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इसे कहते हैं सजाती पुष्पी परागण या ज़ाइटोनोगैमी। इसमें परागण होता तो एक ही पौधे पर है, लेकिन उसके 2 अलग-अलग फूलों के बीच। एक फूल का पराग उसी पौधे के दूसरे फूल तक पहुंचता है? हाँ। एक मिनट, ये तो थोड़ा अजीब है। अगर पराग कण आ तो एक ही पौधे से रहा है, तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही हुआ ना, फिर इसे अलग क्यों गिना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। आनुवांशिक रूप से ये बिल्कुल स्वयुग्मन जैसा ही है, कोई नई जेनेटिक वैरायटी नहीं आ रही। लेकिन कार्यात्मक रूप से यानी काम करने के तरीके से ये परपरागण है। अच्छा। क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल तक पराग को ले जाने के लिए किसी बाहरी एजेंट जैसे किसी कीड़े या हवा की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये एक तरह का दिखावा हुआ। दुनिया को लग रहा है कि परपरागण हो रहा है क्योंकि एक मधुमक्खी शामिल है, लेकिन असल में पौधा तो आनुवांशिक रूप से खुद को ही कॉपी कर रहा है। बड़ी चालाक रणनीति है। बिल्कुल। और अब आती है तीसरी और सबसे जोखिम भरी रणनीति, परनिषेचन या जीनोगैमी। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दांव है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मतलब इसमें परागण 2 अलग-अलग पौधे के फूलों के बीच होता है। इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, सफलता की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर ये सफल हो गया तो अगली पीढ़ी को वो आनुवांशिक जैकपॉट मिलता है जो उसे बदलते माहौल में जिंदा रहने और मजबूत बनने में मदद करेगा। और केवल इसी तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तीनों असल में पौधे की अलग-अलग निवेश रणनीतियां हैं। ऑटोगैमी एक सेफ फिक्स डिपॉजिट है, जाइटोनॉमी एक तरह का दिखावा है, और जीनोगैमी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने जैसा है। जोखिम ज्यादा पर मुनाफा भी सबसे तगड़ा। क्या खूब समझाया है। बिल्कुल यही बात है। ये सुनकर ऐसा लगता है कि कुछ पौधे तो स्वपरागण के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, जबकि दूसरे उससे बचने के लिए हर तरकीब अपना रहे हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में एक चीज कॉमन है, पराग को कहीं ना कहीं तो पहुंचना है। और जब आप खुद हिल नहीं सकते तो आपको किसी डिलीवरी सर्विस की जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल सही। और यहीं पर परागण के कारक या एजेंट्स तस्वीर में आते हैं। ये एजेंट्स 2 तरह के होते हैं, अजीवीय यानी नॉन बायोटिक, जिसमें हवा और पानी आते हैं, और दूसरे जीवीय यानी बायोटिक, जिनमें जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी वगैरह शामिल हैं। हाँ, और ज्यादातर पौधे बायोटिक एजेंट्स पर ही भरोसा करते हैं,
लेकिन पहले अजीवीय एजेंट्स की बात करते हैं। हवा से परागण एक स्प्रे एंड प्रे तकनीक है। हवा को कोई मतलब नहीं कि वो पराग कहाँ ले जा रही है, ये बस एक किस्मत का खेल है। तो इसके लिए फूलों को खास तैयारी करनी पड़ती होगी। यकीनन। हवा से परागित होने वाले फूलों के परागकण बहुत हल्के होते हैं, चिपचिपे नहीं होते, ताकि हवा उन्हें आसानी से उड़ा ले जाए। और ये पौधे अरबों की संख्या में परागकण बनाते हैं, इस उम्मीद में कि कुछ तो सही जगह पहुंच ही जाएंगे। और जो फूल इन परागकणों को पकड़ता है, उसका डिजाइन कैसा होता है? उसका वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा बड़ा और पंख जैसा होता है, ताकि वो हवा में उड़ते पराग के लिए एक बड़े से कैचिंग नेट की तरह काम कर सके। अच्छा। इसका सबसे शानदार उदाहरण है भुट्टा। भुट्टा कैसे? हम भुट्टे के ऊपर जो रेशमी बाल या धागे देखते हैं, जिन्हें टैसल्स कहते हैं, वो क्या हैं? हाँ। वो असल में कुछ और नहीं बल्कि वर्तिका और वर्तिका अग्र ही हैं। वो हवा में झूमते रहते हैं, एक विशाल पराग पकड़ने वाला जाल बनकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा परागकण पकड़ सकें। क्या बात कर रही हैं? मतलब भुट्टे के ऊपर वो जो रेशमी धागे होते हैं, वो असल में एक विशाल पराग पकड़ने वाला जाल है। मैंने तो आज तक उन्हें बस यूं ही समझा था। अब मैं जब भी भुट्टा देखूंगी मुझे यही याद आएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं पानी की। जल परागण तो और भी दुर्लभ है, सिर्फ कुछ ही पौधों में होता है। वैलेसनेरिया नाम का एक पौधा है जो पानी में रहता है। इसमें मादा फूल एक लंबे डंठल के सहारे स्प्रिंग की तरह ऊपर उठकर पानी की सतह पर आ जाता है। और नर परागकण उन्हें पानी की सतह पर छोड़ दिया जाता है और वो पानी की लहरों के साथ बहते बहते किस्मत से मादा फूल तक पहुंच जाते हैं। अच्छा। कुछ समुद्री घासें जैसे ज़ोस्टेरा तो और भी कमाल करती हैं। उनमें परागण पानी के नीचे ही होता है। उनके परागकण लंबे फीते जैसे होते हैं और पानी के अंदर ही बहकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पर वो पानी में भीगकर खराब नहीं होते? नहीं, क्योंकि उन पर एक श्लेष्मक यानी म्यूकस जैसी चिकनी परत होती है जो उन्हें गीले होने से बचाती है। एक बात गौर करने वाली है, हवा या पानी से परागित होने वाले फूल न तो रंगीन होते हैं, न ही उनमें कोई खुशबू होती है। सही बात है। हवा और पानी को मकरंद या नेक्टर से क्या लेना देना? उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब जानवर तस्वीर में आते हैं, तब तो पूरी कहानी बदल जाती होगी। यहाँ तो सब कुछ आकर्षण का खेल है। बिल्कुल। यहाँ पूरी की पूरी रणनीति ही मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर आधारित है। फूल को खुद को एक आकर्षक प्रोडक्ट की तरह पेश करना होता है। लेमूर और यहाँ तक कि गेको छिपकली जैसी सरीसृप भी परागण में मदद करते हैं। लेकिन इन सब में बॉस तो मधुमक्खियां ही हैं। हाँ, और इन प्रोफेशनल्स को लुभाने के लिए फूल क्या क्या नहीं करते। वो बड़े और चमकीले रंग के होते हैं ताकि दूर से ही नजर आ जाएं। उनमें मनमोहक खुशबू होती है और सबसे जरूरी, वो एक इनाम देते हैं, मकरंद यानी नेक्टर, जो कि एक मीठा रस होता है। तो ये मकरंद और परागकण ही इन एजेंट्स के लिए पेमेंट या फीस का काम करते हैं। वो अपनी फीस लेने आते हैं और बदले में अनजाने में पौधे का काम कर जाते हैं। बिल्कुल। जब कोई कीड़ा मकरंद पीने फूल पर बैठता है तो परागकण उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। फिर जब वो दूसरे फूल पर जाता है तो ये परागकण वहां के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। डिलीवरी पूरी हो गई। इन साझेदारियों के कुछ उदाहरण तो अविश्वसनीय है, जैसे युक्का पौधे और एक खास प्रजाति के शलभ यानी मौत का रिश्ता। ये प्रकृति की सबसे अद्भुत साझेदारियों में से एक है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा ही नहीं कर सकते। शलभ युक्का फूल के अंडाशय के अंदर अपने अंडे देता है और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वो जानबूझकर फूल को परागित भी करता है। और जब शलभ के बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं तब तक युक्का के बीज विकसित होने लगते हैं और लार्वा उन्हीं में से कुछ बीजों को खाकर बड़े होते हैं। वाह, ये एक परफेक्ट डील है। एक और अनोखा उदाहरण एमोर्फोफेलिस फूल का है, जो लगभग 6 फुट लंबा होता है। ये अपने परागणकर्ताओं को अंडे देने के लिए एक सुरक्षित नर्सरी जैसी जगह देकर पुरस्कृत करता है। पर हर कोई इतना ईमानदार तो नहीं होता होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो इनाम लेके भाग जाते होंगे बिना काम किए। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर पराग या मकरंदस्यु यानी पॉलन या नेक्टर रॉबर्स की दिलचस्प अवधारणा सामने आती है। मतलब प्रकृति के फ्रीलोडर्स। किन परागण की प्रक्रिया में कोई मदद नहीं करते, ये सिस्टम को धोखा देते हैं। तो पौधे ज्यादातर पर परागण को बढ़ावा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पौधे स्वपरागण से इतना बचना क्यों चाहते हैं? अपने ही पराग से क्या दिक्कत है? इसका कारण है अंतः प्रजनन अवनमन या इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
इसे ऐसे समझिए जैसे पुराने जमाने में शाही परिवार आपस में ही शादी करते रहते थे। अच्छा। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा करने से उनकी आनुवंशिक विविधता कम होती जाती थी और कमजोरियां बढ़ने लगती थीं। पौधों के साथ भी यही होता है। अच्छा, लगातार स्वपरागण से उनकी संतान कमजोर हो जाती है। तो इससे बचने के लिए पौधों ने कुछ सिक्योरिटी सिस्टम बनाए होंगे? बहुत अच्छे से कहा। उन्होंने कई बाह्य प्रजनन युक्तियां या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विकसित की हैं। पहला तो है टाइमिंग का खेल, मतलब पराग और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर तैयार होते हैं। अच्छा। जब पराग तैयार है तो वर्तिकाग्र रिसीव करने को तैयार नहीं, और जब वर्तिकाग्र तैयार है तब तक पराग झड़ चुका होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है डिजाइन का खेल। पराग कोश और वर्तिकाग्र को फूल में इस तरह से रखा जाता है कि वो एक दूसरे से इतनी दूर हों कि मिलना ही मुश्किल हो जाए। और अगर किस्मत से मिल भी गए तो तीसरा और सबसे कमाल का सिक्योरिटी सिस्टम काम आता है, एक तरह का बायोकेमिकल पासवर्ड प्रोटेक्शन। पासवर्ड प्रोटेक्शन? हाँ, जिसे स्व असामंजस या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। ये एक जेनेटिक ताला चाबी जैसा सिस्टम है। अगर परागकण का जेनेटिक कोड वर्तिकाग्र के कोड से मैच कर जाता है, मतलब वो अपना ही है, तो सिस्टम उसे ब्लॉक कर देता है। अरे वाह, पराग अंकुरित ही नहीं हो पाता। कमाल है। और एक तरीका तो सबसे सीधा है, एक लिंगी फूल पैदा करना, जैसे पपीते में होता है। नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर होते हैं। हाँ, ये तो फूल प्रूफ तरीका है। जब नर और मादा अलग अलग घरों में रह रहे हैं तो स्वपरागण का तो सवाल ही नहीं उठता, पर परागण ही एकमात्र विकल्प बचता है। ठीक है, तुम मान लीजिए कि इन सब बाधाओं को पार करके सही तरह का परागकण सही एजेंट के जरिए सही वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, सिक्योरिटी चेक भी पास हो गया। अब आगे क्या होता है? अब शुरू होता है असली एक्शन, जिसे पराग स्त्री केसर संकर्षण या पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। ये एक बहुत ही जटिल रासायनिक बातचीत है। स्त्री केसर यानी पिस्टल में यह पहचानने की जबरदस्त क्षमता होती है कि वर्तिकाग्र पर गिरा परागकण सही प्रकार का है या गलत। एक तरह का फाइनल आईडी चेक है। बिल्कुल। अगर आईडी मैच हो गई तो? अगर परागकण सही है तो स्त्री केसर उसे स्वीकार कर लेता है और उसे अंकुरित होने में मदद करता है। परागकण से एक पतली ट्यूब निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं। ये नलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय की ओर अपना सफर शुरू करती है, बीजांड तक पहुंचने के लिए। और यहीं पर वो घटना होती है जो पुष्पी पादपों को सबसे खास बनाती है, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ पुष्पी पादपों का अनोखा फीचर है। जब पराग नलिका बीजांड में पहुंचती है तो वो एक डिलीवरी बॉय की तरह है जो 2 पैकेज लेकर आई है। 2 पैकेज? ये 2 पैकेज हैं 2 नर युग्मक। अच्छा, 2 पैकेज क्यों? यही तो सारा जादू है। इसे ऐसे समझिए, डिलीवरी बॉय पहला पैकेज देता है जो है बच्चा। बच्चा मतलब पहला नर युग्मक। ये पैकेज अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज या जाइगोट बनाता है। यही जाइगोट आगे चलकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो यानी नन्हा पौधा बनता है। ठीक है, एक पैकेज से तो बच्चा बन गया, अब दूसरे पैकेज का क्या? डिलीवरी बॉय दूसरा पैकेज भी देता है, लंच बॉक्स। लंच बॉक्स मतलब दूसरा नर युग्मक। ये लंच बॉक्स भ्रूण कोश के केंद्र में मौजूद 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिल जाता है और उस बच्चे के लिए खाना यानी भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म बनाता है। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एकदम सही। एक संलयन से भ्रूण बनता है और दूसरे संलयन से उस भ्रूण का भोजन। यह पौधों के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट रणनीति है। बच्चे के लिए भोजन का इंतजाम तभी होता है जब बच्चा कंफर्म हो जाए, ऊर्जा की कोई बर्बादी नहीं। तो इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अब बीज और फल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जाहिर है उस लंच बॉक्स यानी भ्रूणपोष का रोल बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल। भ्रूणपोष के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है नारियल। हम जो नारियल का पानी पीते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। अच्छा। जिसमें हजारों केंद्रक आजादी से तैरते रहते हैं। और जो सफेद गिरी या गूदा हम खाते हैं वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। समय के साथ उन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका की दीवारें बन जाती हैं और वो पानी ठोस रूप ले लेता है। अच्छा, कुछ बीजों में तो ये भ्रूणपोष पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाता है ना? हाँ, इसी आधार पर हम बीजों को 2 तरह से देख सकते हैं। कुछ बीज जैसे मटर और मूंगफली अपना पूरा लंच बॉक्स यानी भ्रूणपोष बड़े होने के दौरान ही खा जाते हैं। उन्हें गैर एल्बुमिनस बीज कहते हैं। हाँ। और दूसरे हैं एल्बुमिनस बीज, जैसे गेहूं, मक्का और अरंडी। ये अपने साथ एक पैक्ड लंच बॉक्स लेकर चलते हैं। मतलब परिपक्व बीज में भी भ्रूणपोष का कुछ हिस्सा बचा रहता है, जो अंकुरण के समय यानी जब बीज मिट्टी से बाहर निकल रहा होता है
तब काम आता है। तो संक्षेप में डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बीजांड एक मजबूत बीज में बदल जाता है और पूरा अंडाशय एक रसीले फल में, और अंडाशय की दीवार फल का छिलका बन जाती है। बिल्कुल। और बीज के अंदर वो नन्हा भ्रूण एक तरह से सो जाता है, जिसे प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कहते हैं। वो सही मौसम, सही नमी और सही तापमान का इंतजार करता है ताकि वो एक नए पौधे को जन्म दे सके। तो ये प्रकृति का तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि नई पीढ़ी का जन्म तभी हो जब उसके जिंदा रहने के चांस सबसे ज्यादा हो। एग्जैक्टली। तो आज हमने एक पौधे के उस नामुमकिन से लगने वाले मिशन की कहानी देखी। एक जगह पे खड़े होकर साथी ढूंढने से लेकर डिलीवरी एजेंट्स को काम पे रखने, धोखेबाजों से बचने और फिर एक ही डिलीवरी में बच्चे और उसके लंच बॉक्स को पहुंचाने तक, ये वाकई में प्रकृति की सबसे शानदार रणनीतियों में से एक है। और हमारी ये समझ हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आती है। हमारे स्रोत में कृत्रिम संकरीकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का भी जिक्र है। इसमें वैज्ञानिक और किसान बेहतर फसलें बनाने के लिए परागण की इस पूरी प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वो चुनते हैं कि कौन सा पराग किस वर्तिकाग्र पर जाएगा ताकि मनचाहे गुणों वाली संतान पैदा की जा सके। हाँ, और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने पौधों के इस पूरे प्लेबुक को इतनी गहराई से डिकोड कर लिया है कि अब हम फसल सुधार के लिए इसमें अपनी मर्जी से बदलाव कर सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति के इन जटिल तंत्रों को समझने और उनमें बदलाव करने की हमारी क्या सीमाएं और क्या जिम्मेदारियां हैं।